हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है नीट 2024 की। तो आज से नीट की एग्ज़ाम में लगभग एग्जैक्ट 4 महीने बच गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो एनसीईआरटी को अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतने बार रिवाइज करें, मेनली बायो और केमिस्ट्री का। कहे तो क्वेश्चन जो है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 90 में से लगभग जो है 85 क्वेश्चन, मोर देन 80 क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट मिलेंगे। और मैं जो ट्राई कर रहा हूँ एनसीईआरटी के लाइन को लाइन बाय लाइन पूरी तरह से एक्सप्लेन करने का, और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं वहाँ पे मार्क कर दूंगा ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। देखिए, आप कहीं भी टीचर से पढ़ ले, ये अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली आपको फाइनली टीचर से पढ़ लेने के बाद, नोट्स वगैरह पढ़ लेने के बाद, एनसीईआरटी बुक को तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतने बार रिवाइज करें। तो आज से जो है हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। इसी तरीके से सीक्वेंस में जो है लगभग हम एग्जाम तक में बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से एनसीईआरटी से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखिए, मैं एनसीईआरटी के लाइन से पढ़ना शुरू करूंगा, वैसे नहीं जो कि वो चैप्टर बना के वो समझाने टाइप से नहीं। मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, उसे एक्सप्लेन करूंगा, उसे अच्छे से समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हम लोग जो भी फूड लेते हैं उसमें मेनली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट रहता है। इसके अलावा और जो भी चीज़ रहते हैं वो सारा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेते हैं। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। देखिए, हम लोग जो खाना लेते हैं तो अल्टीमेटली ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में। और ये क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर हमें एनर्जी देता है। इसलिए फूड जो है हमें एनर्जी का सोर्स कहलाता है। द वाटर वी टेक इन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी। तो जो भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, वो मैक्सिमम जो होते हैं वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। एंड ये जो पानी जो होते हैं हमें डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, हमारे शरीर में वाटर लॉस से बचाते हैं। बायोमैक्रोमोलिकल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ये तो सही है। कोई भी जो बायोमैक्रोमोलिकल्स हम लोग खाना खाते हैं, जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ये तो डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, तो ग्लूकोज में। प्रोटीन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, डायरेक्ट तो एब्जॉर्ब नहीं होता, ये भी किस में कन्वर्ट होगा, अमाइनो एसिड में। इस तरीके से जो है ये सिंपल ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट होकर, ओरिजिनल फॉर्म में एब्जॉर्ब ना होकर सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर तब हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स ट्रू, अभी हम लोगों ने देख लिया, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदला, प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में बदला। This process of conversion of complex food into simple absorbable form is called digestion and is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical method. General organization of the human digestive system is shown in the figure 16.1. देखिए, इस पैराग्राफ से आपको लगभग ना के बराबर क्वेश्चन बन सकता है, बट एक क्वेश्चन जो प्रोबेबल है वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए, एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दूंगा। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि डाइजेशन जो है ये मैकेनिकल, डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा। डाइजेशन इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, बोथ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर ये हो जाएगा, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। तो फिर अपना देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, डाइजेस्टिव सिस्टम। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये माउथ टू लेके एनस तक होता है, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम लोग पढ़ेंगे मेनली वो क्या बोलते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद पढ़ेंगे लीवर, पेनक्रियाज, लगभग यही सब चीज पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल से, देन उसके बाद एसोसिएटेड ग्लैंड्स पढ़ेंगे, और जो है उसके बाद
प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोग जो पढ़िएगा, ये चैप्टर थोड़ा टफ लगेगा, बट मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे माउथ से, फिर नीचे जाएंगे इसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से जाएंगे जो कि याद रखना आसान हो जाएगा। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विथ एंटेरियर ओपनिंग माउथ एंड द पोस्टेरियर एंड इट्स ओपन्स आउट पोस्टेरियरली थ्रू द एनस। देखिए इस डायग्राम में देखिए एंटेरियर जो है पोर्शन क्या है, माउथ है, और पोस्टेरियर ओपनिंग क्या है, एनस है। यहां से यहां तक का जो है ये सारा जो है एलिमेंट्री कैनाल आता है। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी, ये सही है। द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। माउथ में जो है टीथ रहता है और मस्कुलर ऑर्गन है टीथ, ये जो ओनली मसल्स का बना हुआ होता है। द टीथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। ये देख लिए। अब देखिए ये जो लोअर जॉ जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मैंडेबल। ये मूवेबल होता है और ये स्ट्रॉन्ग बोन होता है। इस जो हड्डी जो रहता है, ये बोन जो है, इसमें जो देखिए टीथ जो ये जो एम्बेडेड रहता है, इस टाइप के अटैचमेंट को जो है उसमें जो धसा हुआ रहता है, इस टाइप के अटैचमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो थीकोडोंट बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, ये देखिए ये भी क्वेश्चन में आएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, रुक जाइए। ये क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाएगा जो कि मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स आर थीकोडोंट, हेट्रोडोंट, डायफायोडोंट। तो वहां पे मैमल्स के साथ एनिमल भी दिया हुआ है, ह्यूमन बींग्स भी दिया हुआ रहेगा, तो वहां पे ध्यान रखिएगा। तो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, ए सेट ऑफ टेम्पररी मिल्क और डेसिडियस टीथ रिप्लेस्ड बाय ए सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डायफायोडोंट। देख लिए कारण है जो कि ये जो मैंने अभी बोला, जो भी मैमल होते हैं, सारे मैमल्स में किस तरह के टीथ होते हैं, मैमल्स में जो है, मैमल्स में डायफायोडोंट होता है। फायोडोंट मतलब दो सेट ऑफ टीथ आते हैं, एक बार आते हैं वो टूट जाते हैं, उसे मिल्क टीथ बोलते हैं, फिर से वो टूट जाने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं, मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। फिर आगे क्या बोल रहा है, एन एडल्ट ह्यूमन हैज, इसमें रुक जाइए, हेट्रोडोंट भी तो है, हाँ आगे लिखा रहेगा। एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 टाइप्स। टोटल कितने, 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ये लास्ट में ये मिल्क टीथ को टूट जाने के बाद परमानेंट टीथ आते हैं, विच आर 4 डिफरेंट टाइप्स, जिसे क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट डेंटेशन। देखिए एक एनिमल हो गया या ह्यूमन, एनिमल और ह्यूमन, ये क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं ये थीकोडोंट, दूसरा हेटेरोडोंट, तीसरा डायफायोडोंट। बस ये 3 चीज याद रखिएगा, तो यदि कुछ भी पूछा जाएगा तो उसमें से आप जवाब दे सकते हैं। एनिमल जो है या ह्यूमन जो है, ये क्या है, थीकोडोंट है। थीकोडोंट मीन्स बोनी सॉकेट में जो है एम्बेडेड रहता है। हेट्रोडोंट, हेट्रो मीन्स अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एंड डायफायोडोंट मतलब डाई मीन्स दो अलग अलग तरह के टीथ के सेट आते हैं, इस वजह से डायफायोडोंट बोलते हैं। यदि मैमल्स के बारे में पूछ दिया जाएगा तो ये क्या होता है, मैमल्स डायफायोडोंट होते हैं। सॉरी, इसमें अलग अलग तरह के कौन कौन से टीथ होते हैं, इंसीजर होते हैं, केनाइन होते हैं, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। अरेंजमेंट ऑफ द टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ इन द ऑर्डर ऑफ इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर is represented by the dental formula which in human is 2 1 2 3। यहां पे एक चीज नहीं दिया हुआ, यहां पे देख लेते हैं। देखिए बेबी टीथ जो रहता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला, तो वो होता है
2102 बाई 2102। ये क्या है पहला, इसी ऑर्डर में रहेगा, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। देख लिए इंसीजर कितना है 2, तो ये दोनों हो गया आपको इंसीजर, देख रहे हैं सेंट्रल इंसीजर। फिर कैनिन एक है, ये रहा आपको कैनिन। प्रीमोलर एब्सेंट है एंड ये 2 मोलर रहा। कौन सा ऐसा टीथ है जो लाइफ में एक ही बार आता है, तो वो होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर टीथ जो है, प्रीमोलर टीथ ओनली वंस इन लाइफ, ओनली वंस इन लाइफ। देख लिया आपने। तो बेबी टीथ में जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2102 बाय 2102 इंटू 2 होता है। देखिए टोटल कितना हो गया, 2 2 4 1 5, 5 5 10 दूना 20, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नीचे 10 ऊपर। अब देखिए ये जो एडल्ट का फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला 2123, उसका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। देखिए इंसीजर कितना है, 2 है, कैनिन 1 है, प्रीमोलर 2 है और मोलर 3 है। तो 3 2 5 1 6 2 8, 8 इधर, 8 इस साइड आ गए, 8 उसी तरीके से इस साइड आ जाते हैं, तो 16 हो गए, 16 ऊपर होते हैं। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 2123 एडल्ट में, 2102 चाइल्ड में। द हार्ड च्यूइंग सरफेस, रुकिए यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन में मार्क कर देता हूँ। देखिएगा आप लोग नीट दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा जो कि क्वेश्चन कौन कौन से मेरे बताए हुए से आ रहे हैं। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ इज मेड अप ऑफ इनामेल। जो आप जो टीथ देख रहे हैं, ये टीथ का जो व्हाइट वाला ऊपर वाला पोर्शन रहता है, ये जो पोर्शन है व्हाइट वाला, ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है, तो वह इनामेल का, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसको भी याद रखिएगा, इनामेल है, हेल्प इन मेस्टिगेशन ऑफ फूड, फूड को चबाने में हेल्प करता है। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेनुलम। देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं, इंपॉर्टेंट जो जो नाम है, टर्म है, उसे मैं मार्क कर देता हूँ ये एक सर्कल में। तो फ्रेनुलम जो है, जीव जो है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो फ्रेनुलम से अटैच्ड रहता है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज ए स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपेली। जब आप टीथ को देख रहे होंगे तो दाने दाने जैसा दिख रहा होगा, जब आप देखिएगा खुद का भी, जो वैसे भी ऑब्जर्व कीजिएगा, तो अब दाने दाने जैसा दिखता है, उसी को क्या बोलते हैं, पेपली बोलते हैं। उसी पे टेस्ट बड रहता है, विच ऑफ सम ऑफ विच बियर्स टेस्ट बड, उस पे टेस्ट बड प्रेजेंट रहता है, उसी की वजह से हमें टेस्ट पता चलता है कैसा टेस्ट है। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर द फूड एंड एयर। ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट ये भी है, ये लगभग बहुतों बार क्वेश्चन आ चुका है। ये आपको रिस्पिरेटरी में क्वेश्चन आएगा, चाहे डाइजेस्टिव में क्वेश्चन आएगा। ये जो है फेरिंग्स सर्व्स एज कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। देखिए इस फोटो में, ये देखिए आगे ट्रैकिया है, जिसको विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप। इसके पीछे जो ये है, ये रहता है ईसोफेगस, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। और ये जो है देखिए फेरिंग्स जो है इस दोनों के लिए कॉमन रहता है। फेरिंग्स इज एज कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज का काम करता है। इस तरीके से जैसे ये फेरिंग्स रहा, और यहाँ से इस तरीके से एक बढ़ता है, एक इधर ये ट्रैकिया में चला आता है और ये ईसोफेगस में चला आता है। द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, कैन ओपन्स इनटू फेरिंग्स। A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the glottis, opening up the windpipe during the swelling। ये देखिए, ये याद कर लीजिएगा, ये ग्लोटिस का कवरिंग जो रहता है, जो विंड पाइप में खाना जाने से बचाता है, तो उसका क्या नाम है, वो है इपिग्लोटिस। ये इपिग्लोटिस कौन सा है, देखिए ये इपिग्लोटिस दिया हुआ है, यहाँ पे एक ढक्कन जैसा लगा हुआ रहता है। इस तरीके से यदि खाना खाते तो ये तो पीछे जाएगा, गलती से इसमें विंड पाइप में ना चला है, तो यहाँ पे एक ढक्कन जैसा लगा हुआ रहता है इसमें, जो कि इसे खाना इसमें जाने से बचाता है। फिर अपना आगे देखते हैं। द ईसोफेगस इज
is a thin long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax and the diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure called stomach. अब देखिए एंटीरियर वाला पार्ट क्या है, ट्रेकिया या इसोफेगस पोस्टेरियर है। आगे वाले पार्ट को जो है, इसे आगे वाले पार्ट को एंटीरियर बोलते हैं, एंटीरियर, और अपना बैक वाला पोर्शन जो है पीठ वाला, इसे बोलते हैं पोस्टेरियर। पोस्टेरियर जो कि ट्रेकिया के रेफरेंस में बोल रहा है, जो कि ये पोस्टेरियरली होता है। तो ये किस में खुलता है, एक स्टोमक में खुलता है, जो कि स्टोमक का शेप क्या है, जे शेप। इसे भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है आपका। ए मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टोमक। अब मैं एक डायग्राम से बताता हूं, रुक जाइए। देखिए यहां पे जो ये इसोफेगस है, यहां से यहां तक आ रहा है, और यहां पे कहां पे एक्सटेंड होकर आ रहा है, तो स्टोमक में। यहां पे एक जो वाल्व प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व। ए मस्कुलर स्फिंक्टर, उस स्फिंक्टर का क्या नाम है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टोमक। तो यहीं पे जो क्या रहता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका काम है, यदि फूड यदि यहां से एक बार यदि पेट में आ गया, इसको बैक फ्लो होने से बचाता है। जिस टाइम ये नहीं बचा पाता उसी टाइम ये उल्टी होता है। फिर आगे है द स्टोमक लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन। इसे ध्यान रखिएगा, अपर लेफ्ट पोर्शन कहे तो क्वेश्चन में आ जाएगा अपर राइट पोर्शन या लेफ्ट पोर्शन। इस चीज का देखिए, आप अपने आप को जो है इस बुक के सामने में देखिए, और अपने आप को मतलब फेस को बुक के अपोजिट कीजिए, तो अपने स्टोमक को देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा। Upper left portion of the abdomen cavity has three major portions: cardiac portion, into which the esophagus opens, fundus portion, and pyloric portion, which opens into the first part of the small intestine. ये भी क्वेश्चन रहा आपका। स्टोमक के तीन पार्ट है, ये रहा कार्डियक पोर्शन, ये फंडस पोर्शन, ये पाइलोरिक पोर्शन। और ये पाइलोरिक वाला पोर्शन जो कहाँ पे खुलेगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा जो कि कार्डियक फंडस एंड पाइलोरिक ये किसके और पार्ट है। इसी तरीके से क्वेश्चन जो भी हो सकता है बनेगा आपका। ये तीनों पार्ट का याद रखिएगा, ये किस चीज़ का पार्ट है, तो ये है स्टोमक का पार्ट है, रीजन। देन फिर क्या बोलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री रीजन। ए सी शेप ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का शेप के नाम को याद रखिएगा, सी शेप होता है ड्यूडेनम, या डी शेप या जे शेप, इस तरीके से। एंड ए लॉन्ग क्वाइल्ड पोर्शन जेजेनम, ये भी क्वेश्चन है आपका। एंड ए हाईली क्वाइल्ड इलियम। काहे तो क्वेश्चन में आया हुआ है, जेजेनम को ही जो है ना ये लोग क्वेश्चन में हाईली क्वाइल्ड बना देता है, और जो है इलियम को नॉर्मल जो लेगा लॉन्ग क्वाइल्ड बस लिखा रहेगा। तो इसलिए इस लाइन को याद रखे रहिएगा, जो जेजेनम जो है लॉन्ग क्वाइल्ड होता है और इलियम जो है हाईली क्वाइल्ड होता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये देखिए, अब जो यहां से ये जो इसमें खुल रहा है ड्यूडेनम में, स्टमक जो खुल रहा है, इसका कौन सा लास्ट पार्ट है, पाइलोरिक। तो ये इस स्फिंक्टर का क्या नाम है, यहाँ पे जो स्फिंक्टर लगा रहता है इसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ड्यूडेनम हो गया, जेजेनम, इलियम। इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ये जो सीकम, कोलन एंड रेक्टम है, ये तीनों जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम इज ब्लाइंड सेक which host some symbiotic microorganism। यहाँ पे देखिए, ये जो सीकम है, यहाँ पे कुछ जो है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वो रहते हैं इकोलाई रहते हैं।
A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is vestigial organ, arises from the cecum. ये भी आपका क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, जो कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ से कहाँ पे रहता है, इसका लोकेशन क्या है, तो सीकम में। जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये किसी काम का नहीं है, ये कभी कभी तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, पेट दर्द वगैरह बनने का। कभी जब हम खाना खाते हैं तो पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो, तो इस पोर्शन में आने के बाद अनडाइजेस्टेड पार्ट यदि रुक जाता है, इस वजह से पेट दर्द करने का कारण बनता है। इस वजह से डॉक्टर क्या करते हैं, इसे काट के हटा देते हैं। द सीकम ओपन्स इनटू कॉलन, एंड कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। असेंडिंग कॉलन, ये रहा असेंडिंग कॉलन, ये रहा ट्रांसवर्स कॉलन, ये रहा डिसेंडिंग कॉलन। ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन, ये एंड डिसेंडिंग पार्ट। द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन्स आउट थ्रू द एनस, और ये लास्ट में कहाँ पे खुलता है, एनस में। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या हो गया, ये रहा एलिमेंट्री कैनाल, इसको इस तरीके से काट रहे हैं, ऐसे लंबे लंबे नहीं, ये जो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काटना होता है। ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं उसके कौन कौन से लेयर है। तो टोटल 4 लेयर होते हैं। पहला होता है सेरोसा, आउटर वाला, मेस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम, ये भी आपका क्वेश्चन रहा। ये जो है इसोफेगस पूछ दिया, सॉरी एलिमेंट्री कैनाल पूछ दिया जाएगा कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये याद रखे रहिएगा, ये होता है इसोफेगस टू रेक्टम तक, ना कि एनस तक। इसलिए मैं यहाँ पे ध्यान में मार्क करके क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये माउथ टू लेके रेक्टम तक, इसोफेगस से लेके रेक्टम तक का पार्ट रहता है, ना कि एनस तक का। पजेज 4 लेयर, नेमली सेरोसा एक लेयर, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, ये 4 लेयर होते हैं। सेरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम। सेरोसा सबसे बाहर वाला लेयर होता है। यहाँ डायग्राम में देखिए, सेरोसा है पहला लेयर, दूसरा लेयर क्या है, मस्कुलरिस, तीसरा क्या है, सब म्यूकोसा, चौथा क्या है, म्यूकोसा, लास्ट में लुमेन आता है। तो बाहर वाला पार्ट क्या है, सेरोसा है। तो सेरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ थिन मेसोथेलियम, इपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। तो क्वेश्चन में यह आएगा, जो विसरल ऑर्गन के इपिथेलियम को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेसोथेलियम बोलते हैं। विसरल ऑर्गन का जो इपिथेलियम लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, मेसोथेलियम बोलते हैं। इपिथेलियम लेयर क्या होता है, सबसे आउटरमोस्ट लेयर होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्शन वगैरह करता है। लेकिन विसरल ऑर्गन के इपिथेलियम को बोलते हैं मेसोथेलियम, विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलरिस ये सेकेंड लेयर हो गया। Muscularis is formed by smooth muscles usually arranged into an outer circular, बाहर वाला सॉरी इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। देखिए यहाँ पे ये आपका रहेगा क्वेश्चन, ये पूछ दिया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होने का चांस रहता है। इनर जो है, इनर क्या है, सर्कुलर, एंड आउटर क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, इसमें बस एक को याद रख लीजिएगा, फिर दूसरा खुद ब खुद याद आ जाएगा। कारण है एक यदि इनर है तो दूसरा आउटर होगा ही। तो यहाँ पे देखिए ओ है और यहाँ भी ओ है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। तो ओ जिसमें मिल जाएगा आउटर और लॉन्गिट्यूडनल, फिर दूसरा खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा आपको। एन ऑब्लिक मसल लेयर मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। सब म्यूकोसा जो है ये तीसरा लेयर है। देखिए यहाँ पे जो है सब म्यूकोसल लेयर, ये सब म्यूकोसल लेयर जो होता है इसमें ब्लड ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, जो कि नर्व भी प्रेजेंट रहता है, ब्लड भी प्रेजेंट रहता है एंड लिम्फ वेसल भी प्रेजेंट रहता है। द ड्यूडेनम, इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। इस चीज़ के बारे में आगे हम एक बार और लाइन देखेंगे, एनसीईआरटी में आया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ये आएगा, जो कि ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उस ग्लैंड का क्या नाम है, ब्रूनर्स ग्लैंड। और इसका काम क्या रहता है, ये भी क्या करता है, म्यूकस का सिक्रेशन करता है। म्यूकस सिक्रेट करता है कौन, ब्रूनर्स ग्लैंड, और ये प्रेजेंट रहता है कहाँ पे, तो ड्यूडेनम के तीसरा लेयर, दैट इज सब म्यूकोसा लेयर में। अब लास्ट 3 लेयर पढ़ लिए, अब एक लेयर बचा हुआ, उसका क्या नाम है,
तो वो है म्यूकोसा। द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द लुमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज म्यूकोसा। तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट वाला लेयर कौन सा है, तो वो है म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड रगे इन द स्टोमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। दो टर्म यहाँ पे नया मिला, एक रगे एक विलाई। देखिए जब आप स्टोमक का जो ये एक स्लाइस लेके देखिएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन निकालिएगा, अंदर में इरेगुलर फोल्ड्स रहेगा। इरेगुलर आपको कॉलेज जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे देखिएगा जब एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में ही एनाटॉमी पढ़िएगा, उसमें आपको जब ट्रांसवर्स सेक्शन कीजिएगा तो आपको अंदर का दिख जाएगा इस तरीके से जो है सिकुड़ा हुआ इरेगुलर फोल्ड्स दिखेगा। उसे क्या बोलते हैं, स्टोमक में रगे बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो रहता है उसे क्या बोलते हैं, विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इस तरीके से उंगली जैसा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये जो बना हुआ है, ये इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। The cells lining the villi produce numerous microscopic projection called microvilli, giving a brush border appearance। देख लीजिए ये भी आपका क्वेश्चन रहा। ये आप टिश्यू जब टिश्यू पढ़िएगा उस टाइम में ये चीज़, ये टर्म फिर से आएगा, जो इसमें जो ऊपर से इस तरीके से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है, ये क्या रहता है, माइक्रोविलाई रहता है, जो कि क्या करता है, उसे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का प्रेजेंस मतलब ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। अब यहाँ पे देखिए, इसी का मैं जो डायग्राम यहाँ पे बनाया हूँ, देख लीजिए ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का विलाई है, ये फोल्ड ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग। इसके ऊपर ये क्या है, ये इस तरीके से फोल्ड्स जो ब्रश जैसा जो दिया हुआ अपीयरेंस, ये है माइक्रोविलाई। इपिथेलियल सेल्स विथ माइक्रोविलाई, ये क्या करता है, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। द मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस एरिया इनरमेसली। देखिए अब इस तरीके से इतना बड़ा धागा है, अब इस यहाँ पे यदि नॉर्मल रखेंगे तो ये क्या होगा, इतना एरिया कवर करेगा। इसी को यदि इस तरीके से फोल्ड कर दे तो लगभग पूरा धागा यहीं तक में आ जाएगा। इस वजह से ये क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। द विलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल कॉल्ड एज लैक्टियल। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। इसमें जो ब्लड वेसल सप्लाई होता है उसे क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। फिर से पढ़ते हैं, विलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। ये जो विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें जो कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल जो सप्लाई होता है उसे क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल which secretes mucus that helps in lubrication। देखिए म्यूकोसल एपिथेलियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, म्यूकोसल एपिथेलियम का काम है म्यूकस का सीक्रेट करना। तो म्यूकस सीक्रेट कहाँ पे होता है, नोज में भी होता है, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में भी होता है, जो कि सब पूरी तरह से इस सब का काम क्या है, तो फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना म्यूकस का, एंड जेनाइटल ट्रैक, इस तीन जगह जो होता है म्यूकोसल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। और उसमें कौन सा सेल होता है जो कि म्यूकस सेक्रेट करता है, तो वो होता है गॉबलेट सेल। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। which secretes mucus that helps in lubrication। Mucosa also forms gland in the stomach, that is gastric gland, and crypts in between the base of villi in the intestine, that is crypts of liver coon। All the four layers show modification in different parts of the alimentary canal। देखिए क्या था, mucus also form gastric gland in stomach। ये आपका क्वेश्चन फिर से रहा। यहाँ पे म्यूकस क्या करता है, स्टोमक में कौन सा ग्लैंड फॉर्म करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर्म करता है, एंड क्रिप्स प्रेजेंट होता है कहाँ पे, बिटवीन द बेस ऑफ विलाई। देखिए यहाँ पे होगा, ये है ना, ये विलाई है, विलाई के बेस में क्या प्रेजेंट है, क्रिप्स प्रेजेंट है। क्रिप्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में दिया हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवर कोन। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे क्या, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट करेंगे। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है, इसमें कौन कौन सा दिया हुआ है आपको, द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूडिंग द सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज। एलिमेंट्री कैनाल क्यों दिया हुआ है, तो ये जो है द डाइजेस्टिव ग्लैंड एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूडिंग द सैलिवरी ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज, ये एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड है। इसका भी रोल आता है डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। कौन कौन सा, सैलिवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट होता है, लीवर, फिर लीवर जो है
कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, तो स्टमक के नीचे में, उसी के पास में जो रहता है पेनक्रियाज रहता है। अब एक एक करके जो है तीनों देखेंगे, सलेवरी, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो सबसे पहले देखते हैं सलेवरी ग्लैंड से। सलेवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द 3 पेयर्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड, द पैराटॉइड जो चिक के पास होता है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ के पास होता है, एंड सब लिंगुअल जो जीभ के नीचे के पार्ट रहता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये रहेगा कंफ्यूजिंग, वहाँ पे एग्जाम में आपको पता नहीं चलेगा। वहाँ पे रहेगा सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 सलेवरी ग्लैंड या 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड, तो यहाँ है 3 पेयर ऑफ सलेवरी ग्लैंड। वो कौन कौन से? पैराटॉइड है, तो पैराटॉइड का लोकेशन देखिए, इस डायग्राम में देख लीजिए। पैराटॉइड जो है यहाँ पे है, ये इसे क्या बोलते हैं, नोज, ये सॉरी ईयर जो है, ईयर के पास जो है, कभी कभी देखते होंगे किसी का ये सूज जाता है गला, सॉरी गला नहीं, गाल सूज रहा है, तो उसी वो कौन सा डक्ट को इफेक्ट करता है, कौन से ग्लैंड को? सलेवरी ग्लैंड को, तो वो रहता है पैराटॉइड सलेवरी ग्लैंड जो चीक के पास है। ये रहा पैराटॉइड सलेवरी ग्लैंड। अब देखिए सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी, ये कहाँ पे है? तो लोअर चीक के पास, और जीभ के अंदर में जो है उसका क्या नाम है? सब लिंगुअल। लिंगुअल को, जीवा को ही बोलते हैं सब लिंगुअल। इससे रिलेटेड एक एक चीज और देख लीजिए, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक्स्ट्रा पॉइंट देने का रीजन ये है, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पैराटॉइड जो डक्ट सेक्रेट करता है, पैराटॉइड में जो सलाइवा सेक्रेट होता है उस डक्ट का क्या नाम है? एक्सटेंशन डक्ट नाम है। और सब मैंडिबुलर में क्या नाम है उसका? तो वार्टन्स डक्ट, एंड सबलिंगुअल में रिविनस डक्ट। अब आगे देखते हैं, द ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सीक्रेट सलाइवा जूस इनटू द बक्कल कैविटी। ये जो रहता है सलाइवरी ग्लैंड, ये सलाइवा सीक्रेट करता है हमारे माउथ में। और बक्कल कैविटी में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो बक्कल कैविटी किसे इट कंसिस्ट ऑफ टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। फिर अब अपना पढ़ते हैं लीवर के बारे में। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी वेट, about 1.2 to 1.5 kg in the adult human। ये आपका क्वेश्चन रहा है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड है। यदि पूछ दिया जाए क्वेश्चन में द लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन, देन क्या हो जाएगा? स्किन हो जाएगा। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल रीजन में रहता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, एंड इट हैज 2 लोब्स। देखिए यहां पे मैं बना दे रहा हूं लीवर का डायग्राम। इस लीवर, ये लीवर रहा, इससे 2 लोब निकल रहे हैं, डक्ट फ्रॉम, ये क्या बोला, 2 लोब निकल रहे कहां से? लीवर से। द हेपाटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग द हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोड। ये आपका क्वेश्चन रहा। एक क्वेश्चन ये भी रहा, जो क्या, कौन सा, व्हाट इज द नेम द लोब्यूल व्हिच एक्ट एज द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आए हुए क्वेश्चन है। और उसमें कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो हेपेटिक लोब्यूल्स आर द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोड्स। ये देखिए लीवर है, इसका जब एक स्लाइस लेंगे तो ये आपको जो दिख रहा होगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये है हेपेटिक लोब्यूल है। इस तरीके से जो देख रहे हैं ये क्या है? हेपेटिक लोब्यूल। और इसके अंदर जो सेल्स है, ये इस सेल का क्या नाम है? यह हेपेटिक सेल्स है। और यही क्या करता है हेपेटिक सेल्स? ये बाइल को सीक्रेट करता है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। ईच लोब्यूल जो है, ये जो लोब्यूल जो दिया हुआ है हेपेटिक लोब्यूल जो है, इसके ऊपर एक कनेक्टिव ये टिश्यू का सीथ बना हुआ रहता है, थिन कनेक्टिव टिश्यू का सीथ रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। इसी के बाहर रहता है ये ग्लिसन्स कैप्सूल, इस तरीके से ग्लिसन कैप्सूल। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। मैं पूरे लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करता जा रहा हूं विथ डायग्राम के साथ।
द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स passes through the hepatic ducts and stored and concentrated in thin muscular sac called gallbladder. अब देखिए ये जो बाइल जो रहता है सिक्रेट कहाँ से होता है, इसके अंदर में ये हेपेटिक सेल्स था, हेपेटिक सेल्स, ये आपका क्वेश्चन रहा. बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट, दो डक्ट आ रहा है यहाँ से, जो इसके अंदर क्या है हेपेटिक सेल्स है, हेपेटिक सेल, और ये क्या करता है बाइल सिक्रेट करता है, बाइल सिक्रेट. ये कहाँ से दोनों डक्ट जो लीवर के जो दो डक्ट है हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, इसके थ्रू पास होता है, passes through the hepatic duct and stored and concentrated in the thin muscular sac called gallbladder. अब यहाँ से देखिए ये क्या होता है, यहाँ से हेपेटिक सेल्स है, ये बाइल सिक्रेट करेगा, ये आएगा और यहाँ पे जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है. तो बाइल का सिक्रेशन कौन कर रहा है, हेपेटिक सेल्स कर रहा है जो लीवर में रहता है, और ये बाइल जो है कहाँ पे स्टोर्ड रहता है, अनकंसंट्रेटेड रहता है, तो वो रहता है गॉल ब्लैडर में. द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, ये भी आपका क्वेश्चन है. गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या बोलते हैं, तो सिस्टिक डक्ट बोलते हैं. अलोंग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट, ये भी आपका क्वेश्चन है. कहे तो ये जो भी डक्ट से है, इससे आप जब PYQ एक बार सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन. देखिए यहाँ से जो डक्ट आया ये तो हेपेटिक डक्ट रहा लीवर से, और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आया तो डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, इसको क्या बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट. और यहाँ पे जो ये जो देखिए इधर से आया, यहाँ पे ये जो रहा कॉमन बाइल डक्ट, डक्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट ये रहा, इस दोनों के लिए कॉमन रहा. अब आगे देखते हैं. द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द डियोडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, एज द कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. ये भी आपका क्वेश्चन रहा. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए ये यहां से ये डक्ट आया और ये पेनक्रियाज का डक्ट आया, ये दोनों मिला के यहाँ पे जो कॉमन डक्ट बना रहा है इसे क्या बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. देख लिए, फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए. द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट, ये रहा बाइल डक्ट, ये रहा पेनक्रियाटिक डक्ट, ओपन टुगेदर इनटू द डियोडेनम. ये जो पोर्शन है यहाँ से स्टमक तो खत्म होता है, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है डियोडेनम का है, एज द कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट. तो कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट ये मिल गया, विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. यहाँ पे एक स्फिंक्टर रहता है, उस स्फिंक्टर का क्या नाम है, इस दोनों के लिए कॉमन रहता है तो उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. फिर आगे देखते हैं. द पेनक्रियाज इज कंपाउंड, द पेनक्रियाज इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन एलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ द सी शेप डियोडेनम. हम लोगों ने ऊपर में भी देखा डियोडेनम का शेप क्या है सी शेप. पेनक्रियाज जो है, ये जो पेनक्रियाज है बोथ ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, दैट इज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. इंडोक्राइन क्या पार्ट सेक्रेट करता है, इसे इंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. एंड एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है एल्कलाइन जूस सेक्रेट करता है, जिसका पीएच लगभग 7.8 रहता है या 7.6 7.8. अब यहीं पे दिया हुआ है एक्सोक्राइन पोर्शन सेक्रेट एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम एंड द इंडोक्राइन पोर्शन सेक्रेट हार्मोन्स इंसुलिन. कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, एक इंसुलिन एक ग्लूकागोन. ये भी आपका क्वेश्चन रहा. पेनक्रियाटिक जूस जो होता है किस टाइप का, पेनक्रियाज जो रहता है, पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट किस टाइप का जूस सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, वो रहता है एल्कलाइन जूस. और उसका पीएच कितना रहता है, तो लगभग 7.8 या 7.6 के आसपास रहता है. अब देखते हैं डाइजेशन ऑफ फूड. अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा, माउथ टू लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक एनस तक का.
फिर उसके बाद जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स आए थे, लीवर का पढ़ा, सॉरी सलेवरी ग्लैंड पढ़ा, लीवर पढ़ा एंड पेनक्रियाज पढ़ा। अब यहाँ से खाना को जो है डाइजेशन का स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई भी खाना खाया, चाहे कार्बोहाइड्रेट लिया या प्रोटीन लिया या फैट लिया, जो भी लिया, अब उस सब का डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ऊपर में भी बताया था, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। मैकेनिकल कैसे रहा, यदि हम टीथ से जो कटिंग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल कैसे होगा, तो ये जो नीचे जाएगा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, स्टोमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसके ऊपर जो इंजाइम एक्ट करते हैं वो सारा बायोकेमिकल या केमिकल प्रोसेस है। द बकल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शंस, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग। माउथ में क्या होगा, फूड को चबाते हैं फिर उसे निगलते हैं। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉली। ये सही है। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेशन एंड एदरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू द बोलस। ये आपका रहा क्वेश्चन। देखिए, हम लोग जो खाना जो खाते हैं, चबाते हैं, उसके ऊपर जो सलाइवा जो एक्ट करता है तो वो खाना को स्मूथ बनाता है। द म्यूकस इन सलाइवा, सलाइवा में म्यूकस रहता है, उसे चिपचिपा बनाता है, स्मूथ बनाता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव, जब हम निगलेंगे हमारे इसोफेगस वगैरह जो है इसे हार्म ना पहुंचाए, स्मूथ बनाता है। तो द म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स, क्या था, द म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एदरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू द बोलस। और माउथ में जो वो मेस्टिकेटेड फूड रहता है, चबाया हुआ खाना जो रहता है, तो वो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब ये हमारे स्टमक में पहुंचता है, उस फूड के फॉर्म को क्या बोलते हैं, तो काइम बोलते हैं। तो काइम वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप लोग बोलस को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स, सही है, कॉमन पैसेज है। देन इनटू द इसोफेगस बाय स्वेलिंग और डिग्लूटिनेशन। हम लोग जो खाना जो निगलते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वेलिंग या डिग्लूटिनेशन। माउथ से कहाँ पे जाएगा, फेरिंग्स, जो कॉमन पासेज है, ऊपर बता दिया था इसे, और देन इसोफेगस में जाएगा। अब यहाँ से हमारे इसोफेगस से पास होते हुए यहाँ से ले लिए, खाना आया, फेरिंग्स में आया, देन इसोफेगस, तब यहाँ से स्टमक में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन में। The bolus further passed down through the esophagus by successive waves of muscular contraction called peristaltic movement, peristalsis। ये भी आपका क्वेश्चन रहा, ये पूछ दिया जाएगा स्टमक में किस टाइप का मूवमेंट होता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। अब ये देख लेते पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कैसे। जैसे यहाँ से खाना आया, इसोफेगस में यहाँ आया, खाना यहाँ पहुँचा, अब इसे जाएगा कैसे, तो ऊपर से क्या लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब यहाँ पे कुछ भी, जैसे आप पाइप में लेके देखिएगा, यहाँ से दबाइएगा तो ये खाना नीचे जाएगा, फिर यहाँ तक आया, फिर से ऊपर से इस तरीके से दबाएंगे तो फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ तक आया, फिर से दबाएंगे तो ये हमारे स्टमक में पहुंच जाएगा। द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पासेज ऑफ द फूड इनटू द स्टमक, सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर है। देखिए ना, ये जो भी ऑर्गन है उसके नाम के अकॉर्डिंग लगभग मैक्सिमम जगह वही स्फिंक्टर रहता है। गैस्ट्रो, स्टोमक हो गया, इसोफीजियल, गैस्ट्रो इसोफीजियल स्फिंक्टर, ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा फूड को वापस ना पहुंचे। द गैस्ट्रो इसोफिजियल स्फिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ द फूड इनटू द स्टोमक। द सलाइवा secretes into the oral cavity contains electrolytes, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, ये एंड कार्बोनेट आयन एंड इंजाइम्स। कौन कौन से इंजाइम, सलेवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। ये आपका क्वेश्चन रहा। तो हमारे सलाइवा में क्या रहता है, देखिए इस तरीके से, इसे याद करने में दिक्कत हो जाए, आप याद कर लीजिएगा सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड दोनों में कॉमन आ गया, तो सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड कार्बोनेट आयन। इसमें इंजाइम कौन सा रहता है, सेलेवरी अमाइलेज, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, हमें स्टार्च जो हम लोग लेते हैं कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, उसे क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, 30% डाइजेस्ट होता है। एंड लाइसोजाइम जो होता है एंटी बैक्टीरियल होता है। इसलिए जब देखते होंगे कहीं कुछ कटिंग वगैरह हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सलाइवा लगा देते हैं, थूक से लगाते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होता है उसे मर जाए, इसलिए लगाते हैं। एंटी बैक्टीरियल इंजाइम है लाइसोजाइम।
अब देखते हैं द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम द सैलिवरी अमाइलेज। तो हमारा डाइजेशन जो होता है माउथ से स्टार्ट होता है और ओनली एंड ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, माउथ में ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, सही है, बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम दैट इज सैलिवरी अमाइलेज। देखिए स्टार्च जो हम लोग लिए कार्बोहाइड्रेट है, ये किस में कन्वर्ट होता है, माल्टोज में, जो कि डाइसैक्राइड है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा एक्ट कर रहा है, ये माउथ की बातें हो रही है, ये कहाँ हो रही है, माउथ में। सैलिवरी अमाइलेज इस पे एक्ट करेगा। इसका पीएच कितना है, तो 6.8 है। ये पीएच याद रखिएगा, माउथ का पीएच कितना होता है, 6.8 है। ये क्या कर रहा है, 30% जो है, 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द दिस एंजाइम ऑप्टिमम पीएच 6.8 इंटू डाइसैक्राइड माल्टोज। यहाँ पे कितना परसेंट, देखिए कार्बोहाइड्रेट लिए, प्रोटीन लिए, फैट लिए। तो फैट और प्रोटीन जो है ये डाइजेशन स्टार्ट माउथ से नहीं हो रहा है, ओनली कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है। और वो भी कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट हो रहा है, तो 30% हो रहा है। किसके प्रेजेंस में, तो सैलिवरी अमाइलेज के प्रेजेंस में। और पीएच कितना है, तो 6.8। ये भी आपका क्वेश्चन है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट इन्फेक्शन, अभी बता दिया था। अब आगे देखते हैं, द म्यूकोसा ऑफ स्टोमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड, द गैस्ट्रिक ग्लैंड हैज three major types of cells, namely mucosa of stomach has gastric gland। स्टोमक में म्यूकस होता है, म्यूकोसा जो सबसे इनर लेयर जो है, म्यूकोसा क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन रहा। हमारे स्टोमक में सबसे लास्ट लेयर, जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट लेयर क्या पड़ा था, सबसे बाहर वाला सेरोसा, मेस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होता है स्टोमक का, उसमें कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट रहता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, वो कौन कौन से, एक है म्यूकस स्नेक सेल जो क्या करता है, म्यूकस सेक्रेट करता है। दूसरा पेप्टिक और चीफ सेल विच सेक्रेट पेप्सिनोजाइन, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजाइन। तीसरा है पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो क्या सेक्रेट करता है, एचसीएल और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। जो ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर दिया हुआ है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन रहा। यहाँ पे डायरेक्ट पूछ देगा आपसे क्वेश्चन में, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कौन कौन सेल होते हैं, एक म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और चीफ सेल, पैराइटल ऑर्जेंटिक सेल, पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। तो तीनों का क्या बोल देगा, क्या क्या सिक्रेट करता है, तीनों को अलग अलग भी पूछ सकता है। और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल पूछ देगा, इसका रोल क्या, ये होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। ये आपको हो सकता है कहाँ, तो केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ वाले क्वेश्चन, चाहे बायोकेमिस्ट्री में भी क्वेश्चन में आ सकता है ये। द स्टमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, हमारे पेट में खाना कितने देर रहता है, लगभग 4 से 5 घंटा। द फूड मिक्स थरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड काइम। देखिए माउथ में जो फूड था उसे क्या बोले थे, बोलस। जब ये हमारे पेट में आया, वो जो है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हुआ, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, ये कौन सेक्रेट कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट कर रहा है, कौन, म्यूकोसा, स्टोमक के म्यूकोसा। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम दैट इज पेप्सिनोजेन, द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम दैट इज पेप्सिन। वो क्या है, एक तरह का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन जो है, पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेप्सिन में। इस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन है आपका। पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन में, किसके प्रेजेंस में,
ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसे कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में। यह एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। यह एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मीन्स प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेगा। अब ये क्या करता है, पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। अब ये बताया था ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को किसमें, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोज, कन्वर्टेड इनटू प्रोटियोज, प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स। कौन कर रहा है, पेप्सिन कर रहा है। ये भी आपका क्वेश्चन रहा, ये भी लाइन यहाँ पे पूछ दिया जाएगा, जो कि प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्सिन पेप्टोन्स में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो करता है पेप्सिन करता है। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। ये लाइन पूरी तरह से ये सारा का सारा क्वेश्चन ही है। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस, जो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या रहता है, म्यूकस भी रहता है एंड बाइकार्बोनेट भी। इसका रोल क्या है, तो म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। बाइकार्बोनेट आयन जो है ये क्या करता है, म्यूकोसल एपिथेलियम को HCl से बचाता है, हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये बचा रहा है कौन, तो ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये HCl को बचाता है, मतलब पेट को बचाता है कंसंट्रेटेड HCl से, जिसका pH 1.8 होता है। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन रहा आपका। HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH, HCl का pH कितना रहता है स्टमक में, तो 1.8, ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। यहां पे देख रहे हैं पेप्सिन के लिए ऑप्टिमल कंडीशन है, जब ये पेप्सिनोजेन जो है एसिड के कन्वर्ट में एसिड से रिएक्ट किया देन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, इसके लिए फेवरेबल है। रेनिन इज ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक का मीनिंग होता है प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। रेनिन भी जो है ये भी आपका क्वेश्चन रहा। यह भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ये किस में पाया जाता है, इन्फेंट में, छोटे बच्चे में जो होता है, दूध जो वो पीते हैं छोटे बच्चे, उसके उस मिल्क को डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, तो उसका नाम है वो रेनिन एंजाइम है। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन में ये आएगा जो कि बच्चों में मिल्क डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, तो वो है रेनिन। A small amount of lipases are also secreted by the gastric gland। ये भी आपका क्वेश्चन रहा, सीधे ये क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में। A small amount of lipases are also secreted by the gastric gland। gastric gland जो होता है थोड़े अमाउंट में lipases भी सिक्रेट करता है। अब यहां से देखते हैं आगे प्रोसेस क्या होता है। अब अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, माउथ में फूड आया, 30% जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट किया, कौन सा है, सलेवरी अमाइलेज। फिर स्टमक में आए, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड रहा, उसमें जो जो रोल रहा सारा चीज़ देख लिए। अब आगे देखते हैं स्टमक से खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस बीच में जो आता है लीवर और पेनक्रियाज, उसका रोल को देखते हैं। द वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। देख लिए, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं। दीज मूवमेंट्स हेल्प इन through mixing up the food with the various secretion in the intestine and thereby facilitate digestion। यहाँ तक में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ये खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और ऊपर से जो बहुत सारा जो केमिकल एंजाइम जो सीक्रेट हो रहा वो हमें डाइजेशन में हेल्प करता है। द बाइल, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाइल ये सीक्रेट कर रहा है, बाइल गॉल ब्लैडर जो कंसंट्रेटेड था ये गॉल ब्लैडर सीक्रेट कर रहा है। सीक्रेट तो कर रहा है लीवर, बट स्टोर था कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। द बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सीक्रेशन रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल जूस देखिए, बाइल ये आएगा, पेनक्रियाटिक जूस आएगा, इंटेस्टाइनल जूस, ये तीनों जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट करेगा, रिलीज होगा। तो पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अभी ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे जो कॉमन ये आ रहा है और ये आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डक्ट रहता है, इसे क्या बोलते हैं, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं।
द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लियेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा इसमें से कौन कौन से जो है पेनक्रियाटिक एंजाइम है, तो उसका क्या क्या नाम है? ये 6 हैं। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेज। ये 6 को पूरे अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा जरूर। इस वजह से जो है देखिए एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेज है, इस वजह से जो है कौन सा ऐसा एंजाइम है, कौन सा ऐसा जूस है जो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहलाता है, तो ये है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस is called as complete digestive juice, is called as complete digestive juice। क्यों? देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेशन में हेल्प करेगा। लाइपेजेस है, लाइपेज क्या करेगा? फैट को डाइजेशन में हेल्प करेगा। इस तरीके से सारे का सारा जो एमाइलेज है ये क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन में हेल्प करेगा। सो पेनक्रियाटिक जूस इज कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। देख लिया पेनक्रियाटिक जूस कौन कौन से एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज। ये सारे जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, पहले ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, देन ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय द एंजाइम इंटेरोकाइनेज। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। ये देखिए ट्रिप्सिनोजेन get converted into ट्रिप्सिन। किसके प्रेजेंस में? एक एंजाइम है जिसका क्या नाम है? इंटेरोकाइनेज एंजाइम। अब देखिए ये इनएक्टिव फॉर्म था, ये क्या हो गया? एक्टिव फॉर्म हो गया। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस सबको एक्टिवेट करेगा। तो यहां तक देख लिए थे। ट्रिप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंटेरोकाइनेज सीक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू एक्टिव ट्रिप्सिन। कर लिया यहां पे कन्वर्ट ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में, which in turn actives the other enzyme in pancreatic juice। ये सारे एंजाइम को जो है काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इस तरीके से सबको जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब यहां देखते हैं द बाइल रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम कंटेन्स बाइल पिगमेंट। ये आपका रहा क्वेश्चन। जो बाइल सीक्रेट जो होता है, जो रिलीज हो रहा है into the duodenum स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटेन बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में भी कौन कौन सा? बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन और बाइल सॉल्ट। बाइल पिगमेंट कंटेन करता है एंड बाइल सॉल्ट कंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड बट नो एंजाइम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ क्वेश्चन कर दे रहा हूं। जो बाइल जो सीक्रेट हो रहा है उसमें बाइल पिगमेंट होता है, बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, बट उसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। बाइल क्या करता है? बाइल का रोल क्या है? हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेक डाउन द फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। बाइल आल्सो एक्टिवेटेड लेपेजेस। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। यहाँ पे क्या था? बाइल हेल्प इन इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है? देखिए ये फैट का बड़े वाले ड्रॉप मॉलिक्यूल रहा, इसके छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करना, इसी को क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। और किसके प्रेजेंस में होता है? बाइल सॉल्ट के प्रेजेंस में होता है। और क्या होता है? बाइल आल्सो एक्टिवेट लाइपेजेस को ये एक्टिवेट करता है। यहां तक आप समझ गए। फिर आगे का देखते हैं। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल व्हिच सेक्रेट म्यूकस। यहां पे देखे थे नहीं। द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल व्हिच सेक्रेट म्यूकस। ये भी आपका क्वेश्चन रहा।
तो इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके म्यूकोसल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, म्यूकस सीक्रेट करता है। द सीक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम विद द सीक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल एंजाइम और सकस इंटेरिकस। ये भी क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन ये आएगा सकस इंटेरिकस का सीक्रेशन कहाँ कहाँ से होता है, चाहे इंटेस्टाइनल जूस का, तो सीक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा प्लस सीक्रेशन ऑफ द गॉबलेट सेल, ये दोनों मिलकर सकस इंटेरिकस का सीक्रेशन करता है। दिस जूस कंटेंट, कौन सा जूस, सकस इंटेरिकस और इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस कहाँ रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन की अभी सारी बातें चल रही है। द जूस कंटेंट वैरायटी ऑफ एंजाइम कॉल्ड डाइसैक्राइडेज। तो माल्टेज जो है ये डाइसैक्राइड एंजाइम है, जो कि माल्टोज जो भी नाम रहेगा अब यहाँ से उसी के नाम से एंजाइम भी रहेगा। माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियोसाइडेज etc. द mucus along with bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa with acid as well as provide an alkaline medium pH for enzymatic activities। देखिए म्यूकस रहा along with the bicarbonate। म्यूकस का क्या काम था, ऊपर में पढ़े थे, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता था। बाइकार्बोनेट का क्या काम था, ये जो एसिड जो था 1.8 pH उससे जो है हार्म होने से बचाता था। ये अल्कलाइन कंडीशन प्रोवाइड करता था। ये ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, पेनक्रियाज से। प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिड एज वेल एज प्रोवाइड द अल्कलाइन मीडियम। ये जो पेनक्रियाज जो था इसका पीएच कितना होता है, देखिए माउथ का पीएच कितना था 6.8, पेनक्रियाज का कितना है 7.8, स्टमक का कितना है तो 1.8। ये तीनों याद रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है, तीनों में से कोई एक। The submucosal gland, Brunner's gland also helps in this। ये हम लोगों ने ऊपर में ही पढ़ा था, ये क्वेश्चन है। सेरोसा मस्कुलरिस सबम्यूकोसा जो है ड्यूडेनम का, उसमें ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसका क्या नाम है, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब देखते हैं प्रोटीन, प्रोटिएजेज एंड पेप्टोन्स, पार्सली हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हुआ था, अब देखते हैं यहाँ पे प्रोटीन जो है, ये तो तीनों दिया हुआ है। प्रोटीन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटीएजेज प्लस पेप्टोन्स में। अब ये भी जो है इस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं होता, तब ये डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा था, यहाँ पे कहाँ, ये देखिए प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्सोन में कौन कन्वर्ट किया, पेप्सिन कन्वर्ट किया, पेप्सिन। अब देखिए यहाँ पे प्रोटीन, प्रोटियोज, पेप्टोन्स, पार्सली हाइड्रोलाइज प्रोटीन इन द काइम। ये काइम कहाँ पे, स्टमक में। रीचिंग इनटू द इंटेस्टाइन एज एक्टेड, ये काइम कहाँ पे, स्टमक में है बोले थे। अपॉन द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रेटिक जूस एज वेल एज। ये देखिए प्रोटीन, प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स, यहाँ पे इस पे कौन कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, तो ये सारा पेनक्रेटिक एंजाइम है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम, काइम कहाँ पे था, स्टमक में। फिर से मैं बोलता जा रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेनक्रेटिक एमाइलेज इनटू डाइसैक्राइड। पॉलीसैक्राइड है स्टार्च, ये किस में कन्वर्ट हो गया, डाइसैक्राइड में। देखिए यहाँ पे कौन सा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, ध्यान रखिएगा, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ये भी आपका क्वेश्चन रहा। और माउथ में क्या था, सेलेवरी एमाइलेज, उसका पीएच क्या था 6.8, इसका पीएच कितना रहेगा तो 7.8। डाइसैक्राइड में कन्वर्ट होता। फैट आर ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। फैट किस में कन्वर्ट होता है, डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड। यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, वो करता है लाइपेजेज एंजाइम। ये भी क्वेश्चन है आपका, ये एंजाइम को याद रखिएगा। न्यूक्लियेजेज इन द पेनक्रेटिक जूस, पेनक्रियाज में कौन कौन सा था, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेजेज एंड न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज इन द पेनक्रेटिक जूस एक्ट ऑन न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है पहले, न्यूक्लियोटाइड। ये क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन में ये कर दिया जाएगा, इसी तरीके से दिया रहेगा, ये गायब कर देगा, नहीं तो इसके पोजीशन को उल्टा कर देगा। न्यूक्लिक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लियोटाइडेज, देन न्यूक्लियोसाइडेज, और किसके प्रेजेंस में, न्यूक्लियेजेज के प्रेजेंस में। द एंजाइम इन द सकस इंटेरिकस
सकस इंटेरिकस किसका था सिक्रेशन? सिक्रेशन ऑफ ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ म्यूकोसा प्लस सिक्रेशन ऑफ द गॉबलेट सेल, इसी को सकस इंटेरिकस बोलते हैं। द एंजाइम इन द सकस इंटेरिकस एक्ट ऑन द इन प्रोडक्ट ऑफ द एबव रिएक्शन इन द रेस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। इस सभी पे लास्ट में क्या करता है? सकस इंटेरिकस इस सब पे एक्ट करके और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये एब्जॉर्ब होता है फूड। ये आपका क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाएगा लास्ट प्रोडक्ट पे जो है कौन एंजाइम एक्ट करता है। द एंजाइम इन द सकस इंटेरिकस, जो सकस इंटेरिकस में एंजाइम है ये एक्ट करता है। दिस फाइनल स्टेप इन डाइजेशन अकर्स वेरी क्लोज टू द म्यूकोसल एपिथेलियम सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब यहां पे एक चीज देख लेते हैं, डाइपेप्टाइड किसमें होगा? जो प्रोटीन जो टूटा था डाइपेप्टाइड ये था। डाइपेप्टाइड किसमें ब्रेक डाउन होता है? अमाइनो एसिड, इसी के नाम से डाइपेप्टाइडेज। माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका क्वेश्चन रहा, इसे याद कर लीजिएगा प्लीज। कहे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं होगा तो ये आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी मिल सकता है, ऑर्गेनिक में, बायोकेमिस्ट्री में, चाहे इन्वायरमेंट बायोकेमिस्ट्री नहीं इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह में करके क्वेश्चन आया हुआ है। डाइपेप्टाइडेज, अमाइनो एसिड, माल्टोज, माल्टोज जो है किसमें? माल्टेज नाम से ही देख रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज जो किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। सुक्रोज किसमें हो रहा है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रेज एंजाइम है। न्यूक्लियोटाइडेज किसमें हो रहा है? न्यूक्लियोसाइडेज, और ये किसमें होता है? नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसी के नाम से ये एंजाइम दिया हुआ है। डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड किसमें होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये इस फॉर्म में फैट जो है एब्जॉर्ब होता है फाइनली। इस फॉर्म में जो है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है, इस फॉर्म में प्रोटीन। ये किसका लास्ट फॉर्म रहा? प्रोटीन का। एब्जॉर्बेबल फॉर्म याद रखिएगा। ये सब किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। मतलब कार्बोहाइड्रेट से शुरू हुआ था, लास्ट में यहाँ तक पहुँचा, प्रोटीन से शुरू हुआ, अमाइनो एसिड तक पहुँचा। ये न्यूक्लिक एसिड का रहा, न्यूक्लिक एसिड, और ये फैट का रहा। The breakdown of biomacromolecules into the breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine। और ये कहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है? ये क्वेश्चन है ये आपका। ड्यूडेनम में ये जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स था, कौन सा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड और फैट जो था, ये इसका ब्रेक डाउन कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में हो रहा है। द सिंपल सब्सटेंस thus formed as absorbed in the duodenum and ileum region of the small intestine। एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? जेजनम और इलियम में। ये भी आपका क्वेश्चन रहा। देखिए डाइजेशन कहाँ हुआ? ड्यूडेनम में, यहाँ पे है ना, ब्रेक डाउन जो हो रहा है, डाइजेशन हुआ ड्यूडेनम में। एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? मैक्सिमम जेजनम, इलियम में उससे कम होता है। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो खाना जो अनडाइजेस्टेड रहा तो वो कहाँ पे जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी आपका क्वेश्चन रहा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। द एब्जॉर्ब, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या सब है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाएगा। डाइजेशन में लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन, नो एब्जॉर्प्शन, ओनली होता है एब्जॉर्प्शन। ओनली एब्जॉर्प्शन कुछ ही चीज़ का होता है, वो किसका किसका होता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, एंड सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विद द हेल्प ऑफ एदरिंग द वेस्ट अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी पासेज। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा, जो फीकल मैटर रहता है, वो क्या करता है? स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस सिक्रेट करता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड को स्मूथ करता है, इन द सेंस इजीली पास आउट हो जाए। तो अब हम आगे देखते हैं। द अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर कॉल्ड फीसेज। जो फूड जो है ना डाइजेस्ट हो पाया ना एब्जॉर्ब हो पाया, उसे क्या बोलते हैं? फीसेज या फीकल मैटर। इंटर्स इनटू द सीकम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोसिकल वाल्व। देखिए इलियोसिकल वाल्व कहाँ है? विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर, इट इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द रेक्टम टिल डिफिकेशन। इलियोसिकल, इलियम और सीकम। इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीकम किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट। इस दोनों के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट होता है, इलियम और सीकम के बीच में, इसे क्या बोलते हैं?
इलियोसिकल वाल्व, इलियोसिकल वाल्व, ये नाम से याद रखिएगा, जो कि कौन सा इस वाल्व का नाम है। ये क्या करता है, जो कि फीकल मैटर जो है यदि सीकम तक पहुंचा, इसे बैक फ्लो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से वापस न जाए, उसे बचाता है। और जो है फिशेज जो है टेम्परली कहाँ पे स्टोर रहता है, तो रेक्टम में रहता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। तो न्यूरल में कौन कंट्रोल करता है, तो वो करता है मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, एमओ लिख दिया मैंने, और हार्मोनल कंट्रोल होता है। फिर आगे देखते हैं, द साइट, स्मेल एंड और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। जब आपने देखा होगा बहुत अच्छी घर में यदि घर में जो है बहुत अच्छा यदि खाना बन रहा है, तो आपका सलाइवा का सीक्रेशन जो है खुद ब खुद होने लगता है। ये किसका कंट्रोल होता है, न्यूरल सिस्टम है ना, हार्मोनल सिस्टम के, इसी की वजह से होता है। Gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by the neural signal. The muscular activity of different parts of the alimentary canal can also be moderated by neural mechanism, both local and through CNS. Hormonal control of the secretion of digestive juice is carried out by the local hormone produced by the gastric and intestinal juice. ये जो लाइन ये बोल रहा है, hormonal control of the secretion of the digestive juice is carried out by the local hormone produced by the gastric and intestinal juice. जैसे ही हम लोग अच्छा खाना देखते हैं तो क्या होता है, सलाइवा सीक्रेशन होने लगता है, पेट से जो है गैस्ट्रिक जूस एंड इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल म्यूकोसा वगैरह, ये सब सारा अपना जो है एंजाइम को सीक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। फिर अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड जो डाइजेस्ट हुआ था सिंपल फॉर्म में जो आ गया था, अमाइनो एसिड के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल के फॉर्म में, अब इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा उसका ये देखते हैं। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। अल्टीमेटली किस में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू, पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू पास होता है, और कहाँ पे, ब्लड में और लिम्फ में। तो ब्लड में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, ये होता है, ये आपका क्वेश्चन रहा, ब्लड में किसका किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का। एंड लिम्फ में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो होता है फैट्स का। इट इज कैरिड आउट बाय पेसिव, एक्टिव, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। तीन तरह के ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है। कौन सा, पैसिव, जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्टिव में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में एक तरह का स्पेशल कैरियर आयन की जरूरत पड़ती है, जिसमें जो है एनर्जी की जरूरत नहीं होता है। ये भी एक तरह का एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली अब्जॉर्ब्ड बाय द सिंपल डिफ्यूजन। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, अल्टीमेटली मैं इसको सिंपल फॉर्म में यहां से लास्ट तक का लाइन का मैं सिंपल में बता दे रहा हूं। सिंपल डिफ्यूजन से किसका होता है, बस इसी को याद कर लीजिएगा, सिंपल डिफ्यूजन। ये किसका किसका हो रहा है, तो कुछ मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, उसके बाद क्या है, सम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन are generally absorbed by the simple diffusion. ये तीन है। The passage of the substance into the blood depends upon the concentration gradient. It's true that यदि पैसिव रहा तो क्या होगा, एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्टिव में एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। However, some of the substances like fructose, some amino acids absorbed with the help of carrier ion like sodium. This mechanism is called as facilitated transport. ये भी आपका क्वेश्चन रहा। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से किसका होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट वो हो रहा है किसका, तो फ्रुक्टोज का। एक तो पहला हो गया फ्रक्टोज, दूसरा क्या है, सम ऑफ द अमाइनो एसिड, और क्या है, एंड सोडियम आयन। ये क्या करता है, एज ए कैरियर के जैसा काम करता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में।
आप इतना ना पढ़ के बस ये 2 लाइन याद कर लीजिएगा, सिंपल डिफ्यूजन का, फैसिलिटेड डिफ्यूजन का, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट का। फिर आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ओस्मोटिक ग्रेडियंट। वाटर का ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ओस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स वेरियस एनर्जी। वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड, monosaccharides like glucose, electrolytes like sodium are absorbed into the blood by this mechanism। अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मदद से किसका किसका होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा? सोडियम इलेक्ट्रोलाइट। ये इस तीनों का किस चीज की मदद से होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये जो लास्ट में एब्जॉर्बेबल फॉर्म है किसका? फैट का। जो फैट लास्ट में ब्रेकडाउन किस में होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इज बीइंग इनसोल्यूबल एंड कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। देखिए फैट जो होता है ये इंसोल्यूबल रहता है ब्लड में, ये डायरेक्ट फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन कोट किया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन। उस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड में। दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसिल्स। यहां पे देखा हम लोगों ने इस प्रोसेस में जो है फैट के बड़े ड्रॉपलेट को क्या किया? स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट किया गया। इसे क्या बोला जाता है? मिसिल्स बोलते हैं। एंड विच मूव्स इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, दे आर रिफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोट फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। ये आपका क्वेश्चन रहा। ये रहा फैट आपका। इसके ऊपर जो एक प्रोटीन कोट लगता है, इसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है, देन इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन sorry, which are transported into the lymph vessels lacteal in the villi। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों ने देखा था लैक्टियल प्रेजेंट होता था, उसी के थ्रू जो होता है फैट जो एब्जॉर्ब होता है। दिस lymph vessels ultimately release the absorbed substance into the blood stream। Absorption of substance takes place in different part of alimentary canal like mouth, stomach, small intestine and large intestine। however maximum absorption occur in the small intestine। ये आपका क्वेश्चन रहा। इसमें भी मैक्सिमम कहां पे होता है एब्जॉर्प्शन? जेजनम में। जेजनम। मैक्सिमम डाइजेशन कहां हुआ था? ड्यूडेनम में। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? जेजनम में होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का। ए समरी ऑफ द एब्जॉर्प्शन साइट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब्ड इज गिवन इन द टेबल। अब देखिए फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होने लगता है? माउथ से स्टार्ट होता है। अब ये देख लेते हैं माउथ में किसका होता है, स्टमक में किसका होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है। माउथ में किसका होता है? सर्टेन ड्रग्स का ओनली, कुछ जो ड्रग्स लेते हैं उसका जो है माउथ से स्टार्ट हो जाता है। फिर स्टमक में किसका होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम शुगर एंड अल्कोहल। इस वजह से जो है अल्कोहल पीने के बाद जो होता है थोड़ी देर के बाद ही जो है उसका इफेक्ट दिखने लगता होगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? ये इसका डाइजेशन जो है एब्जॉर्प्शन जो है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? तो स्टमक से ही स्टार्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो मेनली सबका एब्जॉर्प्शन होगा ही। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, जो कि प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन कौन सा है, तो वो हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके भी जेजनम पार्ट। इसमें ये सारे फाइनल प्रोडक्ट एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल्स एंड ड्रग्स। The absorbed substance finally reach the tissue which utilize them for their activities। This process is called assimilation। फिर से पढ़ते हैं। The absorbed substance finally reach the tissue which utilize them for their activities। This process is called assimilation। अब देखिए ब्लड के थ्रू तो ये हमारे उस टिश्यू तक पहुंचा, और वो जो टिश्यू जो वहां तक जो पहुंचता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। द डाइजेस्टिव वेस्ट solidified into coherent feces in the rectum initiate a neural reflex causing an urge to desire for its removal।
द इजेशन ऑफ फिशेस टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग डिफिकेशन बोलते इस प्रोसेस को, इज ए वॉलेंट्री प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये यही बोल रहा है, जो सुबह सुबह जो पोटी जाते हैं इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफिकेशन। ये जो है वॉलेंट्री प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में दो चीज दिया हुआ है, एक कैलोरीफिक वैल्यू, इस एनसीईआरटी मैंने जो एनसीईआरटी डाउनलोड किया उसमें नहीं दिया हुआ था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू, एक पीईएम दिया हुआ है। कैलोरीफिक वैल्यू का मैं समरी अल्टीमेटली समरी बना के दे देता हूँ, बस इसे आप याद कीजिएगा, उसे याद करने की जरूरत नहीं है। ये रहा फूड, ये रहा इसका फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ये रहा कैलोरीफिक ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। फिजियोलॉजिकल वैल्यू कितना होता है इसका, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। बस मैंने एक का यूनिट लिख दिया, अब समझ जाइएगा सब में सेम यूनिट है। इसका कितना होता है 4, इसका भी 4 होता है। ग्रॉस वैल्यू कितना होता है 9.45 होता है, 5.65, और कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये जो है ग्रॉस वैल्यू, ये आइडियल कंडीशन है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो होता है उससे जो वैल्यू निकाला वो है ये आइडियल कंडीशन है। और ये जो है हमारा बॉडी में जो परफॉर्म होता है ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन ये है। बस आपको जो है ये पूरी जो बॉक्स दिया हुआ था एनसीईआरटी में येलो कलर में, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जो मैंने सिंप्लीफाइड वे में लिखा है बस इसे याद कर लेना है। एक चीज और दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जब लास्ट पेज में आप जाएंगे तो वहां पे दिया हुआ है पीईएम करके, तो वो भी मैं पहले यही बता देता हूं। नहीं ऐसा करते पहले ये जो डिजीज जो है ये सारा पहले डिसऑर्डर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो डिजीज पढ़ेंगे, वो पीईएम के बारे में पढ़ेंगे। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। जो जीआईटी में जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन होता है मेनली वो होता है बैक्टीरिया की वजह से और वायरस की वजह से। द इन्फेक्शंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय द पैरासाइट्स ऑफ सम इंटेस्टाइन। ये होने के जो हमारे जो जीआईटी में को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कौन कौन इन्फेक्ट करता है, एक तो बैक्टीरिया करता है, वायरस करता है, कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स वो भी करते हैं। उस पैरासाइट्स का क्या नाम है, टेपवर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म। ये आपका क्वेश्चन है, इसे याद रखे रहिएगा कौन कौन सा नाम है। कहते ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इसके आने के प्रोबेबल चांस ज्यादा है। फिर सबसे पहला देखते हैं जॉन्डिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं पीलिया। द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न्स येलो ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट। अब देखिए ये ये लीवर है, यहां से जो दो लोब निकलता है, बाइल का सिक्रेशन, बाइल का सिंथेसिस कहाँ होता है, हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर में जो सेल होता है हेपेटिक सेल्स, यहाँ पे बाइल का सिक्रेशन हो जाता है। बट ये इसमें जो दिक्कत होने की वजह से बाइल का जो है सिंथेसिस होता है बट वो ट्रांसपोर्ट नहीं होके स्टोर नहीं हो पाता है, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में, और ये लीवर के अंदर में ही रह जाता है। इस वजह से जॉन्डिस होता है और हमारे स्किन का कलर येलो होता है, आई का कलर येलोइश होता है, उसी को जॉन्डिस बोलते हैं। फिर आता है वोमिटिंग। ये जो भी डिसऑर्डर है 1 2 3 4 5, इस पांचों को याद रखिएगा, डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में मैंने मार्क कर दिया। फिर वोमिटिंग में आपको क्या क्वेश्चन आएगा ये देखते हैं। इट इज इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ, दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वोमिटिंग सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा। ये पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में, ये हमारे वोमिटिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, इसी यही जो है उसे कंट्रोल कर, ये वोमिटिंग सेंटर कहलाता है। ए फीलिंग ऑफ नॉजिया प्रोसेस प्रेसिड्स वोमिटिंग। जब हमें जो वोमिटिंग का जो जब चक्कर जैसा आने लगता है उसके बाद ही जो होता है वोमिटिंग आता है। नॉजिया का प्रेसिडिंग्स क्या है, वो है वोमिटिंग। फिर अपना डायरिया है। डायरिया किसे बोलते हैं,
The abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. It reduce the absorption of food. सिंपल भाषा हम समझिए पेट खराब हो जाना, पतली पतली पोटी होना। तो इंक्रीज द, इस टर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में जो एनसीईआरटी में नीट में जो आएगा आपको, ये एनसीईआरटी का लाइन में यही रहेगा, इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द फीकल डिस्चार्ज इज नॉन एज डायरिया। फिर नेक्स्ट वो देखते हैं कंस्टिपेशन क्या होता है, कब्ज बोलते हैं जिसे। इन कंस्टिपेशन द फीसेज आर रिटेन्ड विथ इन द रेक्टम। इस लाइन को याद रखिएगा, यही लाइन आपको आएगा। अकर्स इरेगुलर, बॉल मूवमेंट क्या होता है, इरेगुलर होता है। फिर आता है इंजेशन, इंजेशन किसे बोलते हैं, जैसे गैस बनना उसी को इंजेशन बोलते हैं। फुलनेस जैसा फील होना, इन दिस कंडीशन फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। जो जो मैंने लाइन को मार्क किया उस लाइन को याद रखिएगा, स्पेशली इन द डिजीज के केस में। द काउज ऑफ इंजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। फिर आपने लास्ट पेज में देखा होगा एक लिखा हुआ होगा पेम, PEM, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन। इसमें ये दिया हुआ है, दो डिजीज दिया हुआ है, एक है मैरेस्मस, एक है क्वाशियोरकर। तो पहला हम लोग देखते हैं मैरेस्मस क्या होता है। मैरेस्मस जो होता है डिफिशियंसी ऑफ फूड्स की वजह से होता है। डिफिशियंसी ऑफ फूड, फूड में भी कोई भी आ सकता है, चाहे प्रोटीन हो गया, कार्ब हो गया, कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग कार्ब बोलते हैं, एंड फैट हो गया। इसमें किसी एक का, चाहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट, किसी एक का रोल नहीं है, ओनली फूड के डिफिशियंसी की वजह से मैरेस्मस होता है। ये किस में प्रेजेंट होता है, ये मेनली प्रेजेंट होता है बच्चों में होता है जो लेस देन एक साल से छोटे बच्चे होते हैं। मेनली अकर इन इन्फेंट जो लेस देन 1 ईयर होते हैं, बिलो 1 ईयर। फिर इसमें और क्या आता है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड ब्रेन। इसमें क्या होता है, छोटे बच्चे में ना तो बॉडी ग्रोथ हो पाता है ना मेंटली ग्रोथ हो पाता है, मेंटली रिटार्ड होते हैं। रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, रिटार्डेशन ऑफ बोथ बॉडी एंड ब्रेन। इसमें नो ओडीमा। ओडिमा का मीनिंग क्या होता है, पेट फूल जाना, मोटापा जैसा होना, ऐसा इसमें नहीं होता, इसमें शरीर ही पतला हो जाता है। फिर दूसरा क्या है इसमें दिया हुआ, वो है क्वाशियोरकर। ये किसके डिफिशियंसी से होता है, तो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन के कमी से होता है। ये किस एज के बच्चे में आकर होता है, तो जिस बच्चे का एज 1 से 5 साल तक है उसमें ये क्वाशियोरकर होता है। और ये क्या होता है, वेस्टेड मसल जो होता है क्रैम्प हो जाता है, मसल जो होता है खराब हो जाते हैं, वेस्टेड मसल। और नेक्स्ट क्या आता है, थिन लिम्स, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बोथ ब्रेन एंड। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन इसमें भी जैसे बोला था रिटार्डेशन ऑफ बोथ ब्रेन एंड बॉडी एंड ब्रेन, इसमें भी क्या होता है, रिटार्डेशन ऑफ बोथ बॉडी एंड ब्रेन। इसमें क्या होता है, ओडीमा। ये टर्म याद रखिएगा, ओडीमा किसमें है, क्वाशियोरकर में। मारास्मस में क्या है, ओडीमा नहीं है। मेनली किसके ये डिफिशियंसी से होता है, तो प्रोटीन के डिफिशियंसी है। चलिए थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा। मैंने इस 2024 में जो नीट में जो एग्जाम होगा आप जरूर देखिएगा, जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क किए हैं और जो PYQ आए हुए हैं